हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मैटर। मैं परवीन जवाले आपको स्वागत करता हूँ द माइंड मैटर में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की। सीआरपीसी जैसे कि हमारा कंटिन्यू चला आ रहा है, उसमें हमने काफी सिलेबस कवर किया है, 50% से ज्यादा हो चुका है हमारा। आज हम छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक आपका जजमेंट। जजमेंट क्या होता है, किस क्या कंटेंट होंगे, किस तरह से डिलीवर होगा। ठीक है जी। चैप्टर 27 है जजमेंट का। ये स्टार्ट होता है आपका 353 से। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आ जाते हैं। और जिसने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है क्या, ज्वाइन कीजिए। पूरा दिन वहां पे क्विज चलती रहती है, आपको बेनिफिट होगा, आपको सेल्फ एनालाइज होगा कि आपकी तैयारी कितनी है और किस तरह आप और ज्यादा बेहतर कर सकते हो अपने आप को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो, तो आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी चैप्टर 27 जजमेंट। 353 करें, जजमेंट की बात करें। जैसे कि हमने पहले ट्रायल वगैरह पढ़े थे, वहां पे जजमेंट आया था। और अल्टरनेट ऑफ चार्ज पढ़ा था। वहां पे जो जजमेंट था, उसी जजमेंट की बात कर रहा है। क्या किसी भी ट्रायल का जो एंड होता है वो किस टाइम पे होता है? इक्विटल पे। ठीक है जी। इक्विटल पे, कन्विक्शन पे, मतलब जो भी चीज होगी तो किस तरह से नोटिफाई किया जाएगा उसको? जजमेंट के थ्रू। जजमेंट बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होगा उसके जजमेंट के थ्रू उसको एंड किया जाएगा उस ट्रायल का। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। जैसे इंक्वायरी का एंड कब होता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज पे। ऐसे ट्रायल का एंड होता है जजमेंट पे, मतलब एक्विटल और कन्विक्शन। अब 353 सिर्फ ये बता रहा है कि जो जजमेंट होगा आपका, उसमें क्या क्या चीजें होगी, किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। सीधी सी बात है। 353 ये बता रहा है कि जितने भी जजमेंट होंगे वो सब पूरे डिटेल में होंगे। सारी डिटेल उसमें नोट की जाएगी बाय मजिस्ट्रेट, या जो भी ट्रायल चल रहा है जिसके सामने। ठीक है। वो सब होने के बाद उन सब को, सारे जजमेंट को पूरे कोर्ट में, ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा। और उसके ऑपरेटिंग पार्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा एक्यूज और एक्यूज के प्लीडर के सामने। ठीक है जी। प्लस अगर जजमेंट उसी कोर्ट ने लिखा है तो नो प्रॉब्लम। अगर किसी और ने जजमेंट लिखा है तो जो मजिस्ट्रेट होंगे वहां के, वो हर पेपर पर साइन करेंगे, एक एक पेपर पे। और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रखना जजमेंट है कहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, इसमें ये है अगर एक्यूज प्रेजेंट है तो डायरेक्ट नहीं सुनाया जाएगा, जेल में तो वहां पे सुनाया जाएगा उसको। वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। जजमेंट किस किस तरह प्रोनाउंस होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट शुरू होगा हमारा कंपनसेशन वाला पोर्शन। 354 देख लेते हैं। फिर ये बोलता है लैंग्वेज ऑफ जजमेंट ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट का जजमेंट है उसकी लैंग्वेज क्या होगी। सीधी सी बात है, कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी लैंग्वेज क्या होगी? वही लैंग्वेज होगी ना जो कोर्ट की लैंग्वेज है। सीधी सी वही बात करें कि जो कोर्ट की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज होगी। अब इससे पहले आपने लैंग्वेज कहाँ पढ़ा था, जल्दी से बताइए। इससे पहले लैंग्वेज आपने कहाँ पढ़ा था? देखो, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था 272 में। हमने क्या पढ़ा था? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। इसमें क्या है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या हो, तो वहां पे साफ साफ दिया गया है 272 में कि जो कोर्ट की लैंग्वेज वही होगी। कौन सी? जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। अदर देन हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के अलावा जितने भी स्टेट के अंडर के सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सभी कोर्ट, उन सब की जो लैंग्वेज होनी है वो डिसाइड की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? क्योंकि हाई कोर्ट की तो ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है जी। उसके बाद 272 वाली लैंग्वेज यहाँ पे आ गई। 354 सी बता रहा है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगी, पॉइंट डिटरमाइन बाय द रीजन, मतलब सारे रीजन रिकॉर्ड किए हैं जिसके हिसाब से जजमेंट लिखा जा रहा है। स्पेसिफिक सेक्शन, वो सेक्शन नोट किए जाएंगे जिनमें पनिशेबल है। मतलब ऐसा नहीं आप 300 के सेक्शन में डाल दिया उसको, भाई 300 में पनिशमेंट थोड़े ही मिलते। 302 का सेक्शन रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जजमेंट लिख रहे हैं, तो जजमेंट में कौन से सेक्शन को डिफाइन करोगे आप? पनिशमेंट किससे दोगे? 300 से नहीं दोगे ना, 299 से। 300 किससे दोगे? 302 से, 304 से। मतलब आप उस सेक्शन को डिफाइन करो जिसमें उस ऑफेंस का पनिशमेंट दिया गया है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इक्वेटल वगैरह है तो डिफेंस वगैरह है तो उसमें क्या? अगर इक्वेटल का है तो मतलब उसको डिफेंस का पूरा राइट दिया गया, तो फिर एक कोड मेंशन करेगा, वो क्या करेगा? सेट एट द लिबर्टी, उसको लिबर्टी पे छोड़ा गया। वो सारी चीजें डिफाइन। देखो, जजमेंट में कोर्ट क्या कंसीडर कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या क्या एविडेंस सामने है, वो सारी चीजें कोर्ट को मेंशन करने पड़ेंगे अपने जजमेंट में। और अगर वो किसी और केस का रेफरेंस देना चाहे तो वो भी देना होगा कोर्ट को। ज्यादा इसमें डिटेल में कुछ नहीं है। कन्विक्शन है तो डाउटफुल है तो अंडर किस सेक्शन में, किस पार्ट में, सारी चीजें प्री में कुछ नहीं बनता, सिर्फ इसमें सेक्शन बन सकता है, इसलिए हल्का हल्का बता रहा है इसको। 355 क्या बात कर रहा है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जजमेंट। याद रखना है किस सेक्शन में, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है। 356 बात कर रहा है ऑर्डर फॉर नोटिफाई एडम, मतलब प्रीवियसली कन्विक्शन ऑफेंस है, प्रीवियसली कन्विक्शन है किसी ऑफेंस में। जैसे 236(7) में हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें नोट की जाएगी। तो ये तो मैंने हल्का हल्का इसलिए बताया क्योंकि कवर हो जाए तो ज्यादा बेटर है।
तो इसमें सिर्फ सेक्शन पूछा जाता है और इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की जो हमें आज कवर करना है, कंपनसेशन। कंपनसेशन देखो कैसे होता है। कंपनसेशन एक केस आया था हमारा, पहले केस ही नोट कर लीजिए आप। केस है अंकुश शिवाजी, नोट कर लेते हैं, अंकुश शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये है 2013 का। इस केस में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था इस केस में कि जो भी ट्रायल कोर्ट है, ये उसकी पावर है वो ड्यू टू है रीजन टू रिकॉर्ड, कि वो रीजन रिकॉर्ड करेगा जिनके हिसाब से एनालाइज होता है कि हाँ इस विक्टिम को कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो सारे ये इसकी पावर और ड्यूटी है उस विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड कराना। तब का केस है 2013 का। फिर इसके बाद 2014 में एक केस आया है, केस का नाम है सुरेश वर्सेस हरियाणा, सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोग्निजेंस लेते टाइम, जब मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेता है किसी भी ऑफेंस का, अगर उसे ये फिट होता है, ये एहसास होता है, सेटिस्फाई होता है इस चीज के कि विक्टिम को कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे भी, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है इंटरिम कंपनसेशन के लिए। ठीक है जी, समझ आ रहा है। इंटरिम मेंटेनेंस के लिए मतलब जो कोर्ट फीस वगैरह उस बात के चलते टाइम उसके उतना कंपनसेशन चाहिए, वो कैपेबल नहीं है वो खर्चा बेयर करने के लिए, तो कोग्निजेंस लेते टाइम वो ऑर्डर कर सकता है कि विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाए। और ये सब चीजें देखते हुए हमारे सेक्शन एक सेक्शन ऐड हुआ है इसमें। कौन सा सेक्शन है, 356। अब उसकी बात करते हैं। 350 सॉरी 357 बात कर रहे हैं ऑर्डर फॉर कंपनसेशन, ऑर्डर फॉर कंपनसेशन। ये क्या बात करें कि ऑर्डर किया जाएगा कंपनसेशन, कौन कौन सी चीजें होंगी, सारी मतलब सारे एक्सपेंसेस जो उस ऑफेंस के कारण, उस क्राइम के कारण विक्टिम के ऊपर लायबल हुआ है, विक्टिम लायबल हुआ है जिन एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे किसके द्वारा, उस एक्यूज के द्वारा। दूसरी बात कह रहे हैं लॉस एनी इंजरी, अगर कोई डेथ हुआ है, डेथ के कारण जो लॉस उसको हो रहा है वो सारी चीजें भी उसी से कवर की जाएंगी, मतलब ये कंपनसेशन में आपके ऐड होंगे। ठीक है जी। और अगर कोई थेफ्ट वगैरह चोरी वगैरह हुआ है तो जिसमें उसका नुकसान हुआ है वो सारी चीजें ऐड की जाएंगी किसके हिसाब से, उसी कंपनसेशन में ऐड की जाएंगी सारी चीजें। फोर्थ पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, 357 का क्लोज 4, 357 का क्लोज 4 इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, 357 का क्लोज 4 इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है 357 क्लोज 4, ये कह रहा है ऑर्डर मेड बाय द अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन वेयर एक्सपेंस एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन, कि अगर रिवीजन की पावर है तब भी वो कंपनसेशन ऐड कर सकता है। अब इसकी एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं इसके पेरेंट्स में। देखो 4 पॉइंट ये कह रहा है एन ऑर्डर अंडर द सेक्शन मे आल्सो बी मेड बाय द अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन वेयर एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, कि जो ये सेक्शन में प्रावधानित है कंपनसेशन, ये चीजें ये पावर यूज की जा सकती है किसी अपीलेट कोर्ट के द्वारा भी या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा भी। कब, जब वो अपनी रिवीजन की पावर का यूज कर रहे हो, मतलब अगर आपने किसी जजमेंट में कंपनसेशन नहीं दिया है, कंपनसेशन में कोई डिफॉल्ट हुआ है या कंपनसेशन नहीं बन रहा था और कोर्ट को एहसास होता है, हाई कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट को या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को, मतलब कब, जब वो अपनी रिवीजन की पावर का यूज कर रहे हैं, मतलब उस जजमेंट का रिवीजन कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे भी कंपनसेशन क्या कर सकते हैं, इंपोज कर सकते हैं उस एक्यूज के ऊपर जिसने कोई ऑफेंस किया है। मतलब 357 का यूज किया जा सकता है रिवीजन के टाइम पे भी। ठीक है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, सेक्शन सपोज को ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हमें आज पढ़ना है। देखिए आज की क्लास अब स्टार्ट होती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनसेशन स्कीम, जो कि 2006 में आपका ऐड हुआ था। इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं हम। 2008 में ये ऐड हुआ था, 357 2008 में ऐड हुआ था। इसका एक क्लोज, इसके एक क्लोज की बात करेंगे पहले हम। 2008 में ऐड हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ, 31/12/2009 में ये इन्फोर्स हुआ था।
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। ये क्या है? ये एक स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। इसमें क्या था कि अगर नॉर्मल देखा जाए कि एक तरह से एक फंड अरेंज किया गया था, एक फंड बनाया गया था कि अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है किसी विक्टिम को तो उस फंड से उसको सेटल किया जा सकता है, उसको एक तरह से पुनर्वहन की पावर मिल सकती है, उसके जो एक्सपेंस हुए हैं उनको रिकवर किया जाए, जो उसे लॉस हुआ वो रिकवर किया जा सकता है। अब इस सेक्शन की बात करें, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके सेल्फ प्रिपेयर ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड। फंड प्रोवाइड करने के लिए कौन? स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। क्या करेगी? पर्पस फॉर कंपनसेशन टू विक्टिम और डिफेंडेंट। ठीक है जी। सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ एनी इंजरी बाय दैट क्राइम, मतलब उस क्राइम से जो लॉस हो रहा है, वो इंजरी जो हो रही है उसको कवर करने के लिए क्या बनाया जाएगी? एक स्कीम। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये किस लिए बनाएगी? देखो नॉर्मल सी बात तो ये कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, आप उससे कंपनसेशन लेंगे, फाइन लेंगे और विक्टिम को दे दोगे। लेकिन अगर कोई विक्टिम ही सॉरी ऑफेंडर ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा किसने ऑफेंस किया है, तो उसके उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो वही बात करें कि एक स्कीम बनाई जाएगी, एक फंड अरेंज किया जाएगा, जो अगर लैक ऑफ वो होता है हमारा लैक ऑफ आइडेंटिटी में कोई विक्टिम को कंपनसेशन नहीं मिल पाता, लैक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑफेंडर, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराए। क्या चीज? फंड उस विक्टिम को। रिकमेंडेशन मेड बाय द कोर्ट फॉर द कंपनसेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी और स्टेट लीगल अथॉरिटी, दो अथॉरिटी बनाई गई थी। इसके बाद कंपनसेशन स्कीम में कौन कौन सी अथॉरिटी? हमने बात की ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो बनाई गई थी लीगल अथॉरिटी, कौन कौन सी? स्टेट लीगल अथॉरिटी, स्टेट लीगल अथॉरिटी, और एक डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी वो फंड प्रोवाइड करेगी, और अगर वहां से नहीं हो पाते या स्टेट, फिर उसके बाद पावर किसकी हो जाती है? स्टेट की पावर हो जाती है। ठीक है जी। शैल डिसाइड टू क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, मतलब स्टेट लीगल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी डिसाइड करेगी क्या चीज? शैल डिसाइड टू क्वांटम ऑफ कंपनसेशन कितना चाहिए, कैसे दिया जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? लीगल अथॉरिटीज। ठीक है जी। उसके बाद इसमें और क्या लिखा है? ट्रायल कोर्ट की बात करें, सब क्लोज 357 ए बी की, ये देखो ए था, ये बी था, अब 3 की बात करें, 1 2 3 सब क्लोज 3 बात करें। ट्रायल कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जब कंक्लूजन होता है किसका? ट्रायल का, जब ट्रायल खत्म होने वाला होता है, ट्रायल की बात करें, एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इज सेटिस्फाई, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है, कौन? जो वो ट्रायल कर रहा है, एक मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई, कंपनसेशन अंडर 357 इज नॉट एडवोकेट फॉर द रिहैबिलिटेशन, मतलब रिहैबिलिटेशन के लिए जो सेक्शन 357 में 357 में कंपनसेशन दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं लगता मजिस्ट्रेट को, तो वो क्या करेगा? व्हेन अगर केस का एंड होता है कैसे? एक्विटल पे, डिस्चार्ज पे, मतलब उसको कुछ कंपनसेशन दिया जा रहा था या नहीं दिया गया, किस कारण? वो एक्विटल हो गया था, डिस्चार्ज हो गया, तो कौन? एक्यूज। डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज फ्री में नहीं हुआ, एक्विटल हो गया, ट्रायल करने के बाद वो तो बच गया कि हाँ इसने ऑफेंस नहीं किया, लेकिन जो विक्टिम था उसको तो नुकसान हुआ है, उसका जो लॉस हो उसे रिकवर कौन करेगा? ठीक। तो उसको रिकमेंडेशन किया जाएगा कंपनसेशन के लिए, किसके पास? लीगल अथॉरिटी द्वारा। कौन कौन सी लीगल? स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। इफ द ऑफेंस इज नॉट ट्रेस बाय आइडेंटिफाई, अगर ऑफेंडर नहीं मिल पाता है, फोर्थ क्लॉज क्या रहा है इसका? अगर ऑफेंडर आपको नहीं मिल रहा है, किसी ने ऑफेंस किया है, तो क्या करेंगे? एप्लीकेशन टू द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी टू कंपनसेट, तो आप एक एप्लीकेशन दोगे, एक्यूज अपने प्लीडर के साथ मिलकर, या अपने आप ही एक एप्लीकेशन देगा, किसको देगा? स्टेट लीगल अथॉरिटी को या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को, टू कंपनसेट, कि हमें कंपनसेशन दिया जाए। ठीक, समझ आ रहा? फर्स्ट क्लॉज में कंपनसेशन देगा, दूसरे क्लॉज में बताया कौन? लीगल अथॉरिटी, स्टेट और वो होगी। ठीक है। थर्ड क्लॉज ने क्या बताता है? ट्रायल कोर्ट को अगर लगता है कि सफिशिएंट नहीं है तो रिकमेंडेशन करेंगे, किसके लिए? कंपनसेशन के लिए। और फोर्थ पॉइंट ने बताया है कि अगर आइडेंटिफाई नहीं होता हो तो सीधे एप्लीकेशन देंगे वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को कि कंपनसेशन दिया जाए हमें, जो हमारा लॉस हुआ है इस ऑफेंस के कारण, एक्यूज तो नहीं मिला तो आप हमें कंपनसेशन कीजिए ताकि हम रिहैबिलिटेशन कर सकें।
सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 कह रहा है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लीगल अथॉरिटी। अगर स्टेट लीगल अथॉरिटी कोई रिकमेंडेशन देती है, उस रिकमेंडेशन पे जो थर्ड क्लॉज में कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने रिकमेंडेशन किया था, shall अवार्ड द एडवोकेट कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द इंक्वायरी। देखो एप्लीकेशन चलेगी, रिकमेंडेशन चलेगा कोर्ट का, तो उसके बाद लीगल अथॉरिटी जो है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, वो क्या करेंगी, उसकी इंक्वायरी करेगी, क्या ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, कितने कंपनसेशन की जरूरत है, उसके बाद उसको एडवोकेट रीजनल कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगी विद इन 2 मंथ। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है, तीन कितने टाइम की बात है, 2 मंथ की। और उससे पहले क्वेश्चन बनता है कौन से सब क्लॉज में दिया गया है कि अगर आइडेंटिफाई नहीं होता तो उसकी एप्लीकेशन दी जाएगी, सब क्लॉज 4 में है। और एक बनता है यहाँ से क्वेश्चन वही वाला, कितने टाइम पीरियड की बात करें, 2 महीने। दूसरी बात करते हैं रिकमेंडेशन में डायरेक्ट कंपनसेशन दे देगा, इंक्वायरी करेगी, ये आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही कंपनसेशन अलाउ किया जाएगा। सिक्स और लास्ट क्लॉज इसका क्या कहता है, to elevate of the suffering of the victim may order immediate first। देखो अगर कोई सफर कर रहा है कोई विक्टिम, तो उसको फर्स्ट एड फैसिलिटी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई विक्टिम, ठीक है, विक्टिम को प्रॉब्लम हो रही है, सफर कर रहा है किसी क्राइम होने के कारण उसके अगेंस्ट, तो उसको पुलिस ऑफिसर के सर्टिफिकेट के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एड, ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस ऑफिसर। और कौन सा पुलिस ऑफिसर होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन से पुलिस ऑफिसर का जिक्र किया गया है सेक्शन 357 ए के सब क्लॉज 6 में, यहाँ पे किया गया नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज नाम की सब इंस्पेक्टर, क्योंकि सबको पुराने सेक्शन याद रहते हैं, वो कहते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर या फिर हेड कांस्टेबल, यहाँ पे है नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज। क्लियर, ऑफिसर इंचार्ज से ऊपर का ही होना चाहिए। 357 ए हम कवर कर चुके हैं, अब आते हैं 357 बी में, ठीक है। अब बी जो ऐड हुआ था, बी और सी दोनों ऐड हुए थे 2013 में, और इन्फोर्स कब हुए थे, 3 फरवरी 2013। क्लियर है, ध्यान रखना है तीनों अलग अलग हुए थे। ए जो सब क्लोज है वो 2008 में इन्फोर्स हुआ था, सॉरी इनेक्ट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, और बी और सी हुए थे 2013 में। अब इनकी बात करते हैं, बी क्या कह रहा है, ऑन रिकमेंड, सॉरी बी कह रहा है टू बी एड इन द फाइन। अगर ये कोई जो ऑफेंस हुआ, जो कंपनसेशन है, अगर वो 326 ए एसिड अटैक वाला और 376 डी रेप केस वाला अगर मामला है, तो जो वो आपके कंपनसेशन दिया जाएगा वो उस फाइन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो फाइन है, फाइन अलग है, कंपनसेशन अलग है। ऐसा नहीं कि आपको कंपनसेशन मिल रहा है तो आप फाइन से बच जाओगे, आप कंपनसेशन भी दोगे और फाइन भी दोगे। ठीक है, लैंग्वेज दिखाते हैं हमारा 357 थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्या। लाइव क्लास हम इसलिए नहीं कर रहे हैं आज क्योंकि नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इसको अपलोड कर रहे हैं। कल भी अपलोड की कोशिश की, थोड़ा प्रॉब्लम रहा कल भी। ये कह रहे हैं कंपनसेशन टू बी एडिशनल टू द फाइन इन सेक्शन 326 एंड द 376D of Indian Penal Code, the compensation payable by the state government, ठीक है जी, under the section 357A shall be in added to the payment of the fine। मतलब जो फाइन है वो भी उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है जी। 357 कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आईपीसी में, कहाँ है आप आंसर दीजिएगा। ये ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते, ये आईपीसी में कहाँ पनिशेबल है, किस सेक्शन में, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 357 सी की बात कर रहे हैं, 357 सी बात कर रहा है ट्रीटमेंट फॉर विक्टिम। ऑल हॉस्पिटल, कौन कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, पब्लिक हो प्राइवेट हो, या तो पब्लिक हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और रन किए जा रहे हो बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी और बाय एनी किसी के द्वारा भी रन किए जा रहे, सेल इमीडिएट प्रोवाइड फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट, इमीडिएट प्रोवाइड कराया क्या, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू विक्टिम अंडर सेक्शन 326A 376A B C D E, मतलब सारे सेक्शन आगे रेप वाले। एंड सेल इमीडिएट इन्फॉर्म टू द पुलिस, प्लस पुलिस को भी इन्फॉर्म करेगा। याद रखना ये जो सेक्शन है 357A B C तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्री के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मेंस का कुछ नहीं कह सकते, आ भी सकता नहीं भी, लेकिन प्री में तो आएगा।
ठीक है। आप 3-4 एग्जाम दोगे तो 1-2 में तो पक्का मिलेगा, इसमें से कोई ना कोई। कई बार सेक्शन पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कौन सी अथॉरिटी है या अंदर की कोई चीज पूछ लेता है, पूरे सेक्शन देख लेना, एक भी नहीं छोड़ना सब क्लोज का। ठीक है जी। और प्लस क्या करेगा, सेल इमीडिएट इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफिसर, मतलब ऐसा नहीं है पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा, ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ट्रीटमेंट तो करेगा और उसके तुरंत बाद किसको करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा एक मामला है, रेप केस का मामला है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके लिए आप एक केस नोट कर सकते हैं, बलराज वर्सेस यूपी, ये पे लिख सकते हैं। बलराज वर्सेस यूपी 1995 का था, 95 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या करता, पुलिस ने 6 कितने, एक पर्सन था, उसने एक दूसरे पर्सन को मार दिया, उसको किल्ड बाय ए, बी किल्ड बाय ए, बी को ए ने मार दिया, और बी की एक वाइफ थी, 4 बच्चे थे। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि देखो सीधी सी बात है, मेन बात ये देखा जाता है कंपनसेशन में, क्या कितने कंपनसेशन में उसका काम चल सकता है विक्टिम का। जो उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, 4 बच्चे थे, एक वाइफ थी विधवा जो बची बाद में। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 10,000 पेमेंट किया जाएगा और विद इन 3 मंथ, भले 2 महीने का टाइम हो, यहाँ पे 3 महीने का टाइम है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन पावर है कोर्ट की और अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। और अगर नहीं पे किया जाता है, अगर ये कंपनसेशन की बात करें, यहाँ पे मेन क्लोज जो है वो ये दिया गया है इस केस में, अगर नॉन पेमेंट, अगर नहीं पेमेंट किया जाता है तो 431 के हिसाब से चलेगा। ऑप्सीआईपी 431 क्या कहता है, 431 ये कह रहा है कि अगर कोई कंपनी, ये फाइन की बात करें कि 431 में वो एज ए फाइन कंसीडर किया जाए, ना कि कंपनसेशन। जो कोर्ट फाइन इंपोज करता है उसके हिसाब से कंसीडर किया जाएगा वो, ना कि कंपनसेशन। क्लियर है जी। उसके बाद थोड़ा सा इसने बोला ठीक है, और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे भी आप एज ए फाइन भी उसको पेमेंट नहीं करते, 421 में आपके खिलाफ वारंट ऑफ पेमेंट और अटैचमेंट हो सकता है। मतलब कंपनसेशन को मैंडेटरी बना दिया गया था कोर्ट ने इस केस में, कि कंपनसेशन मैंडेटरी है, या तो आप कंपनसेशन के हिसाब से पेमेंट करो, और वो कंपनसेशन एज ए क्या कंसीडर किया जाएगा, एज ए कंसीडर किया जाएगा फाइन। और फाइन अगर आप पेमेंट नहीं करते तो 421 में कार्रवाई चलती है, कौन सी, कि आपके खिलाफ वारंट होंगे टू पे द कंपनसेशन, पे द फाइन, और अगर वो भी नहीं होता, उसमें नहीं करते आप, फिर आपकी प्रॉपर्टी तक अटैच की जा सकती है इस केस में। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है आपका 58 बात करें, कंपनसेशन टू द पर्सन ग्राउंडलेस अरेस्ट। अगर मैंने किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कराई, कुछ ऐसा मामला बनाए कि पुलिस इसको अरेस्ट कर ले, मतलब पुलिस उसको अरेस्ट कर ले, ऐसे कुछ मामले बनाए ग्राउंडलेस। ठीक है जी। और पुलिस उसको अरेस्ट करती है, और मजिस्ट्रेट सामने जब पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट पाता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं बनते अरेस्ट करने के। ठीक है जी। तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा उस पर्सन को, कितना, नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज। पहले कम था, ये 2006 में ऐड हुआ था, कितना, 1,000 रुपीज। यहाँ से सेक्शन भी पूछा जाता है 358 का, सब क्लोज भी पूछा जाता है, सब क्लोज 1 में है ये, और दूसरे आप पूछा जाता है कौन से ईयर में ऐड हुआ, तो कितना अमाउंट है। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। सब क्लोज 2 कहता है कि मोर देन 1 पर्सन, अगर एक से ज्यादा पर्सन को मैंने अरेस्ट करा है, तो भाई वो 1,000 रुपए से कम का जो फाइन है ना, 1,000 रुपए का, वो आप हर पर्सन को दोगे अलग अलग। 4 को अरेस्ट करा तो मैं 4,000 रुपए पेमेंट करूंगा सबको, 1,000 रुपए। ठीक है जी। थर्ड क्लोज कहता है ऑल कंपनसेशन अंडर सेक्शन नो पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन एज फाइन। ठीक है, कि अगर वो पेमेंट नहीं करते, अब जो कंपनसेशन एज ए फाइन था वो आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको सिंपल इम्प्रिजमेंट मिले, कितने टाइम की, कितने टाइम की, 30 दिन की। कितनी कंपनसेशन, कितनी इम्प्रिजनमेंट मिली को, 30 दिन की। अगर आप पेमेंट फाइन नहीं कर, लेकिन फाइन तो फिर भी करना पड़ेगा पेमेंट, अगर बीच में कर ले तो आप छूट जाओगे उससे। ठीक है जी। उसके बाद 359 कहता है ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल केस है और कन्विक्शन हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट में एडिशनल पे टू द पेनल्टी इम्पोज टू हिम, मजिस्ट्रेट एडिशनल पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है। क्लियर है जी। कब, कंप्लेंट किसको मिलेगी, वो कंप्लेनेंट को। अगर झूठा ग्राउंड था, आपने अरेस्ट कराया, मैं अरेस्ट कराया है, और उसका सॉरी, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट एडिशनल कंपनसेशन पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, किसके ऊपर, उस एक्यूज के ऊपर। वो किसे मिलेगी, तो द कंप्लेनेंट। डिफॉल्ट ऑफ फाइन अगर होता है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 30 साल का। ठीक है जी। और ये 30 दिन जो है, ये किस इंक्लूड द कोर्ट फीस, इसमें कोर्ट फीस वगैरह भी इंक्लूड होगी,
जो पेमेंट कर रहे हैं कोर्ट फीस भी इंक्लूड होगी और अदर एक्सपेंसेस जैसे लीगल फीस वगैरह सारी इंक्लूड होगी अंडर सेक्शन 359। ठीक, सब क्लोज टू इसका सिर्फ ये कह रहा है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन आल्सो मेड बाय द अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, इन सब के द्वारा भी यूज किया जा सकता है रिवीजन पावर में, जब रिवीजन कर रहे हैं तब भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? अब इसके लिए केस है लिखने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ हल्का सा। इंदर इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 सुप्रीम कोर्ट। इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 सुप्रीम कोर्ट। 7 people were killed by the police। पंजाब पुलिस, मतलब 7 लोगों को मार दिया गया था पंजाब पुलिस द्वारा अबडक्टेड करने के बाद। ठीक है जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया और स्टेट गवर्नमेंट को इम्पोज किया कि इन 7 के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आप उन सबको कितना पेमेंट दोगे, 1.5 लाख रुपए इन सबको पेमेंट करोगे, क्योंकि कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब पंजाब पुलिस का काम था तो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस होते, तो स्टेट गवर्नमेंट लायबल हुई थी उन 7 परिवार को कितना देने के लिए, 1.5 लाख। ठीक है, विद इन 2 वीक, और 2 वीक का टाइम देते हैं। तो ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है, डिस्कशन पावर है मजिस्ट्रेट की। और क्लास थोड़ा लंबा हो गया अपलोडिंग के लिए, उम्मीद आपको समझ आया होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना समझ में आया कितना नहीं आया। और नेक्स्ट टॉपिक देखो, हम सीआरपीसी पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बताइए आप, क्या टॉपिक होना चाहिए, कमेंट में बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए सीआरपीसी कल वाली क्लास में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।